अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का लेक्चर है। ठीक है, लास्ट टाइम न्यूट्रिशन का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज उसका एक ओवरव्यू देना है, रिव्यू आपके साथ करना है उसका। आपके जो क्वेश्चन हैं आप साथ साथ करते जाएं, तो उसका जो है हम डिस्कशन करते जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले जो है हमने न्यूट्रिशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने डिस्कस किया था, इसमें डेफिनेशन देखी थी इसकी कि न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूट्रिशन की टाइप्स देखी थी, इसमें हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था। ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं या ऑर्गेनिजम्स खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स दूसरे जो है उनसे फूड लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास हमने नेक्स्ट जो है टॉपिक इसमें डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती क्या है, प्लांट्स खुद प्रिपेयर करते हैं फूड को। फिर हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखा था कि इसके बीच में जो है आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। इसमें हमने प्लांट्स को भी डिस्कस करना है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्कस करना है। इसमें हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने इस पिक्चर में बात की थी कि डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर। ऑटोट्रॉफ जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी लाइट पे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पे, पानी के ऊपर। और जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। इस तरह हमने इसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट डिस्कस किया था। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे डेड जो प्लांट्स जो हैं वो दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स से जो है लेते हैं फूड। इनके पास डिफरेंट बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और ये उन बैक्टीरियाज की हेल्प से जो है वो डाइजेस्ट करवाते हैं फूड को। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है उसको डाइजेस्ट करवाते हैं और फिर वो जो जितने न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं वो सारे का सारे उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी पैरासिटिक न्यूट्रिशन के ऊपर। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है इसमें हमने बात किया था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो और किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के इनसाइड या उसकी बॉडी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन का नाम दिया था। और इससे जो है सकर्स जो है इसकी हमने बात की थी कि इसके बीच इनके पास सकर्स होते हैं, जड़ें होती हैं इस किस्म की कि ये प्लांट के अंदर घुसा लेते हैं वो और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। ठीक है, हमने ट्वाइनिंग जो पैरासाइट है इसका हमने उसकी डिस्कशन की थी। ठीक है, पिसिनिया की हमने बात की थी। ठीक है, पिसिनिया जो है आपके पास फंजाई है और डोडर जो है ये आपके पास प्लांट है। इन दोनों की हमने बात की थी कि ये जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं प्लांट से। ठीक है, उसके बाद हमने सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन देखी थी, लाइकन्स, माइकोराइजी और रूट नोड्यूल्स की बात की थी हमने। लाइकन्स की बात की थी, फंजाई और एल्गी के बीच में होती है। माइकोराइजी बात की थी, फंजाई और प्लांट रूट्स के बीच में होती है। लेग्यूम्स की बात की थी, सॉरी नोड्यूल्स की बात की थी, ये प्लांट्स के बीच में। और बैक्टीरिया जो है उनकी जड़ों के पास प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स की सूरत में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और उनमें जो है हमने बात की थी उसमें रहते हैं और वहां से डाइजेशन का काम करते हैं। बच्चे सारे का सारा चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट से जो है शुरू किया है चैप्टर हमने। ठीक है, और जो जो टॉपिक नहीं है चैप्टर में वो भी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, ये भी पेज नंबर 234 के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वहाँ का जो इंट्रोडक्शन है सारे का सारा हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने की है पहले उससे 235 पे हमने जो है जो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन हो रही है जिस जिस तरह से हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफिकली जो न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट, हमने सेप्रोफिटिक को देख लिया है, पैरासिटिक को देख लिया है, सिम्बियोटिक को देख लिया है। इसके बीच में हमने सिम्बियोटिक में बात कर रहे हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स की, 236 के ऊपर प्रेजेंट है ये। लेग्यूमिनस प्लांट जो है जो फलीदार पौधे होते हैं, इनके पास रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें बैक्टीरियाज होते हैं और ये बैक्टीरिया जो है फूड को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को बेसिकली फिक्स करने का काम करते हैं और इस तरह प्लांट को ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। इंसेक्टिवरस प्लांट जितने भी हैं आपके पास, इंसेक्टिवरस जो प्लांट्स हैं उसमें आपके पास कहता है कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और सन ड्यू, ये तीन जो है आपके पास आते हैं। ठीक है, जो बेसिक हम जिनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, ये इसमें जो है इंसेक्ट्स को लेके उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं। ये आपके पास सन ड्यू है। ठीक है, उसकी एग्जांपल है, ये उसका लीफ है, मॉडिफाइड लीफ है जिसके ऊपर जो है आपके पास जिस तरह ड्यू ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट होता है, जब इसके पास कोई इंसेक्ट आता है तो वो स्टिक कर जाता है उसके साथ। ठीक है, तो उसके स्टिक करने से ये होता है
कि वो अब यहाँ से जा नहीं सकता कहीं पे भी, तो यहाँ से एंजाइम रिलीज किए जाते हैं प्लांट के जरिए, और ये एंजाइम जो है उस पर जो बॉडी होती है इंसेक्ट की उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है और उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके प्लांट को देना शुरू कर देते हैं। ये भी आपके पास सन ड्यू की एग्जांपल है। इसी तरह पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट में ये आपको पिचर की तरह का एक पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, घड़े की तरह का, बेसिकली इससे लंबे घड़े भी होते हैं, ठीक है, उस तरह का नजर आ रहा है आपको। तो इसके बीच में जो है लिक्विड प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर लिड होती है, ये लिड होती है जिसको ढक्कन कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो इस लिड के जरिए जो है जब इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है, इस ओपनिंग के जरिए, माउथ के जरिए इसके अंदर चला जाता है, गिर जाता है बीच में जो लिक्विड होता है, तो लिड बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट होता है वो बाहर नहीं आ सकता। और इस तरह जो उसके पास जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसके बीच में डिफरेंट बैक्टीरियाज प्रेजेंट है इसके पास, वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। उन एंजाइम के रिलीज होने से जो इंसेक्ट होता है वो आपका डेड होता जाता है, उसका सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर निकलता जाता है और उसको अब्जॉर्ब करते जाता है पूरे का पूरा जो आपका लिक्विड होता है प्लांट को देता जाता है। उसके बाद आपके पास ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसके बीच में ये पत्ते की तरह का बना होता है, पत्ते की शक्ल का होता है, ठीक है, और इसके बीच में जो है आपके पास इंसेक्ट आ जाता है और ये जो दोनों पत्ते हैं, पत्ते की तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, ये बंद हो जाते हैं आपस में, ठीक है। बंद होकर ये जो इसकी आई लैशेस की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हेयर्स होते हैं इसके आई लैशेस की तरह के, ये आपस में कर्ल कर लेते हैं, दूसरे को जकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके पास ये सारे जो है इस तरह ये जो इनसाइड होता है, जो इंसेक्ट मौजूद होता है, उसको एंजाइम्स के जरिए डाइजेस्ट कर लिया जाता है और डाइजेस्ट करने के बाद उनसे जो है न्यूट्रिएंट्स को ले लिया जाता है। इसके बाद हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पढ़ी थी एनिमल्स में, ठीक है। इसमें हमने कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं ये फूड को पहले खाते हैं, ठीक है, उसको ईट करते हैं, ठीक है, और उसको इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। दो मेन प्रोसेस की हमने बात की है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के। पहले इनगल्फ जब फूड को किया है तो डाइजेस्ट करना है, उसको तोड़ना है, उसके बाद तोड़ने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको लेके अब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की हमने बात की थी, ये आपके पास पेज नंबर 240 के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक वहीं पे प्रेजेंट है। इसके बीच में होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने बात की थी कि पहले क्या होता है, जो आपका पहला काम है इंजेशन का, ठीक है, इंजेस्ट करना है आपने, फूड को इनगल्फ करना है, ठीक है। इंजेशन से क्या होगा, जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो जो उसके पास फूड पार्टिकल आता है उसको इनटेक करता है, उसको इनगल्फ करता है, ठीक है। इनगल्फ करने के बाद उसके इर्द गिर्द फूड वैक्यूल प्रोड्यूस करता है या उसको कंटेन करता है बॉडी में, जिसको, और इस फूड वैक्यूल के अंदर ये अमीबा एज एन एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम होते हैं, तो उन एंजाइम्स को लेकर उनको जो है उस फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तीसरा पोर्शन होता है अब्जॉर्प्शन का, फिर वो जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स को तोड़ा हुआ होता है वो सारे के सारे अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी में, और उसके बाद एसिमिलेशन के प्रोसेस में वो सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स लिए उनसे अपनी मर्जी के प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इजेशन जो है आपके पास की जाती है, जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसका सारे के सारे को मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली अगर सॉलिड पार्टिकल्स को हम इनगल्फ करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म अगर सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको उस दिन दी थी कि अगर आप जो है फॉर एग्जांपल मीट खा रहे हैं, ठीक है, गोश्त खा रहे हैं, ये तो एक बैक्टीरिया की एग्जांपल है। अगर ह्यूमन के केस में बात करते हैं, अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो पहले आप उसको इनगल्फ करेंगे, ठीक है, पहले आप उसको चुबाएंगे मुंह के अंदर, फिर उसको इनगल्फ करेंगे। इनगल्फ करने के बाद पहला प्रोसेस इंजेशन का, उसको इनटेक किया आपने, जब वो स्टमक में चला जाएगा तो उसकी डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद उसके बाद स्टमक से जो है हमने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ा है, फूड वहाँ पे जाता है, वहां से जो है अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। अब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोटीन खाई थी, गोश्त खाया था, उसमें प्रोटीन्स को तोड़ दिया, यहाँ तक प्रोटीन्स को तोड़ के अमाइनो एसिड्स बना दिए, अमाइनो एसिड्स को अब्जॉर्ब कर लिया। अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद एसिमिलेशन, क्योंकि अमाइनो एसिड से आपने अपनी मर्जी की प्रोटीन बना ली बॉडी के अंदर, ठीक है। और एट द एंड आपको जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको इजेस्ट कर देते हैं, बॉडी से आउटसाइड मूव करवा देते हैं, ठीक है। हाइड्रा और आपके पास नेमेटोसिस जो प्लेनेरिया जो है, जो कॉकरोच है, तीनों आपके पास टॉपिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने डाइजेशन इन मैन को डिस्कस करना है। डाइजेशन इन मैन जो है आपके पास 245 पेज के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें हमने ओवरव्यू लिया है सबसे पहले सिंपल इसमें कि आपके पास कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ओरल कैविटी है, ईसोफेगस है आपके पास, स्टमक है आपके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद सीकम है और रेक्टम है। ये सारे जो आपके पास डिफरेंट किस्म की
चीज़ें हैं इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। सबसे पहले माउथ को डिस्कस किया था। माउथ में हमने बात की थी कि जो पहला डाइजेस्टिव हिस्सा है जिसम का माउथ होता है, ठीक है। माउथ के अंदर आपके पास ओरल कैविटी या माउथ जो है, इसमें इसके 4 बेसिक फंक्शन होते हैं: सिलेक्शन ऑफ फूड, ग्राइंडिंग या मैसिकेशन, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं फूड को। आपके पास टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं जुबान के ऊपर, ठीक है। ये जो जुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये टेस्ट डिटेक्ट करते हैं कि आइदर चीज़ खाने के लायक है या नहीं, चीज़ मीठी है, चीज़ कड़वी है, ठीक है, चीज़ सॉल्टी है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो है इसको पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर, यानी पहले ये काम होता है, प्रोसेस होता है जिसम के अंदर कि फूड को सिलेक्ट करना है ऑन द बेस ऑफ इट्स टेस्ट। फिर आपको स्मेल करते हैं आप फूड को कि फूड इधर खराब तो नहीं है, कोई फाउल टेस्ट तो नहीं है, उसका फाउल स्मेल तो नहीं आ रही उसमें से। तो अगर वो फाउल स्मेल हो तो इस केस में भी फूड को रिजेक्ट कर देता है, आप मुंह से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई हार्ड पोर्शन तो नहीं है, ठीक है, सॉफ्टनेस उसकी चेक की जाती है, कोई सॉफ्ट या हार्ड पोर्शन है या सॉफ्ट पोर्शन है। अगर सॉफ्ट हो तो उसको निगल लेते हैं, अगर हार्ड हो फूड तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपके पास जो है सिलेक्शन ऑफ फूड है। इस तरह हम सिलेक्ट करके फूड को जो है ग्राइंड करते हैं दांतों की मदद से। डिफरेंट हमारे पास दांत होते हैं, उनकी मदद से हम फूड को ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम लेते हैं लुब्रिकेशन का। आपके मुंह में 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सब मिक्सलरी और पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं, ये 3 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। ये स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवा के अंदर आपके पास पानी होता है, उसके बाद प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं इसके बीच में, म्यूकस होती है, और उसके अलावा आपके पास सॉल्ट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है। इन सब का अपना अपना एक फंक्शन है, ठीक है। आपके पास जो पानी है वो फूड को नरम करता है, जो म्यूकस है वो फूड को जो है वो भी नरम करने में हेल्प आउट करती है। उसके अलावा जो आपके पास सॉल्ट्स होते हैं ये पीएच मेंटेन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स को वर्क करने के लिए पीएच मेंटेन करते हैं। और उसके बाद जो आपके पास डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं ये डाइजेस्ट करते हैं, फूड को तोड़ना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है फूड को इन सब ये जो जितनी भी चीजें हैं, स्लाइवा जो रिलीज हो रहा है उसके जरिए फूड को जो है कन्वर्ट कर देता है, ग्राइंड किया जाता है फूड को। ये जितना पार्टिकल होता है, जितना मैस होता है, सारे को बोलस में कन्वर्ट करके हम ईसोफेगस में भेज देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बीच में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास फेरिंक्स है, मुंह को नाक की नाली को मिला रही है, और यहाँ से आगे आपके पास ईसोफेगस डेवलप हो जाते हैं। 2 नालियां आती हैं यहाँ से फेरिंक्स से आगे, एक आपके पास ईसोफेगस है और एक आपके पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया सांस की होती है और ईसोफेगस जो है आपके पास फूड वाली होती है। तो हम ईसोफेगस में फूड को लेके जाते हैं। ईसोफेगस के बीच में आपके पास इस किस्म की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। 2 किस्म के मसल होते हैं, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। लॉन्गिट्यूडनल मसल फूड को आगे लेके जाने का काम करते हैं, सर्कुलर मसल फूड को पीछे वापस नहीं जाने देते, ठीक है। तो ये दोनों जो है वेव कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करते हैं, वेव का जो है प्रोसेस डेवलप करते हैं, और जो बोलस होता है इसको आगे लेके चलते जाते हैं। और जो पूरी की पूरी आपकी फूड होता है वो सारे का सारा ईसोफेगस में मूव करता जाता है। ये देखें, ये पिक्चर है आपके पास, बोलस जो है आगे आ गया है, यहाँ पे जो है इसका पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आगे से रिलैक्स हो गई है। अब जब बोलस का पार्टिकल आगे चला जाता है तो पीछे से फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है ईसोफेगस, और आगे से रिलैक्स हो गई। इसी तरह करते करते जो है एट द एंड स्टमक के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। स्टमक के अंदर आपके पास जो है ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है, बेसिक प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग का, और इसके बीच में आपके पास जो है फूड को डिफरेंट एसिड्स और एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट किया जाएगा। यहाँ तक आपको बच्चे क्लियर है सबको? बकल कैविटी बच्चे मुंह की कैविटी को ही बोला जाता है। ओरल कैविटी, बकल कैविटी, ये मुंह की कैविटी ही होती है। जो आपके पास गोते की बात करें बच्चे, गोता इस वजह से लगता है जो आपके पास जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, अगर उस दौरान आप सांस ले लें, ठीक है, तो जो ट्रैकिया होती है वो वाला रास्ता ओपन हो जाता है। यहाँ पे ट्रैकिया को जो है उसको सेपरेट कर रहा होता है आपके पास लिड के जरिए, ठीक है। तो अगर फूड गलती से उस जगह जाके अटक जाए तो उस केस में भी जो है आपको गोता लगता है, उस केस में आपको गोता लगता है। और जो है वो फूड जो है अटकती है वहां पे, जब आपको थपथपाया जाता है बैक साइड से तो वो फूड जो है वापस अपने रास्ते पे चली जाती है, और जो सांस की नाली है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो होता इस वजह से लगता है आपको, ठीक है। जब आप एट अ टाइम सांस भी ले रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं तो दोनों काम आपके साथ होते हैं।
ठीक है। तो एसोफेगस से फूड जो है स्टमक में अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अब एसोफेगल स्फिंक्टर होता है जो स्टमक और एसोफेगस को सेपरेट करता है। ठीक है, यहाँ से फूड स्टमक के अंदर आता है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स और एसिड रिलीज होते हैं, जिसमें HCl ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एंजाइम्स की हम बात करते हैं आगे। HCl सॉल्ट्स, एंजाइम्स, वाटर और म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टमक के अंदर यहाँ पे जो है इसकी लाइनिंग के साथ साथ म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, ताकि जो एंजाइम्स और एसिड प्रेजेंट हो रहे हैं वो स्टमक को जो है डैमेज ना करें। उसके अलावा जितना फूड यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको किल करते हैं, उसके अंदर बैक्टीरियाज को किल करते हैं, और उसका जो है ये सारा काम HCl वगैरह का होता है, HCl और एंजाइम्स का होता है। ठीक है, HCl कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बीच में हमने बात की थी कि जो HCl है वो आपके पास डिफरेंट किस्म के 3 जो है आपके पास प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइमोजिन सेल्स, जेंटिक सेल्स, और आपके पास जो तीसरे सेल्स हैं वो बताता हूँ आपको। ये तीनों सेल्स जो हैं आपके पास प्रेजेंट होते हैं और ये काम करते हैं। म्यूकस सेल्स जो है, ये तीनों सेल्स जो है ये रिलीज करते हैं एसिड्स को और म्यूकस को। ठीक है, और ये हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन के अंदर। ठीक है, जो जाइमोजिन सेल्स हैं ये आपके पास पेप्सिनोजिन को प्रेजेंट अवेलेबल करते हैं स्टमक के अंदर, और जेंटिक सेल्स जो हैं ये आपके पास HCl प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं, और म्यूकस सेल जो है ये आपके पास म्यूकस प्रोवाइड करते हैं। म्यूकस बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, और HCl जो प्रोड्यूस हो रहा है ये डाइजेशन में भी काम करती है, pH बनाने में, मेंटेन करने में भी काम करती है, और इसके अलावा ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करवाने का काम भी करती है। ठीक है, अब एट दिस स्टेज जो ये सारे का सारा मटेरियल है, जितना भी बोलस है आपके पास, उसके इर्द गिर्द जितने भी एंजाइम्स और जितना भी एसिड है, ये सारे का सारा जो है मटेरियल काइम कहलाता है। इस पॉइंट पे इसको काइम कहते हैं। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया, फर्दर डिफरेंट छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है, इसके बीच में जितने ऑर्गेनिज्म थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो डेड हो गए सारे के सारे, तो इसको काइम कहते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता है, वो सारे का सारा यही इंजाइम्स की जो है उसके पास कंटेन करता है, तो इसके जरिए जो है उसको यूज करते हैं। पेप्सिन भी हमने डिस्कस कर लिया, HCl भी डिस्कस कर लिया। अब जितना ये काइम है इसको प्रेशराइज करके थ्रो कर दिया जाता है ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। ठीक है, ड्यूडिनम में फूड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यहाँ से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी का जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है मोस्टली। ठीक है, और 80% ऑलमोस्ट जो है फूड को अब्जॉर्ब कर लेता है आपके पास। ठीक है, ये 3 हिस्से हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये आपके पास ड्यूडिनम है, इसके बाद ये आपके पास ज्यूजिनम है, और एट द एंड आपके पास इलियम है। ठीक है, 3 हिस्से हैं, तीनों का मेन फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन, लेकिन जो ड्यूडिनम और ज्यूजिनम है ये दोनों डाइजेशन का काम भी करते हैं। ठीक है, और इलियम जो है ये लिंकेज भी है, लिंक भी करवाता है आपको, और ड्यूडिनम जो है इलियम लिंक करवाता है आपको सीकम के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, और जो ड्यूडिनम है ये आपको लिंक करवाता है पीछे स्टमक के साथ। ठीक है, उसके बाद ड्यूडिनम की हमने बात की थी। ड्यूडिनम जो है आपके पास, इसमें हमने कहा था कि ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ऑलमोस्ट 20 to 30 सेंटीमीटर के बिटवीन होती है, और उसके बाद कहता है कि इसके बीच में जो है डाइजेशन का प्रोसेस जो पीछे स्टमक में कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे भी कुछ जो है एंजाइम्स को रिलीज किया जाता है डिफरेंट किस्म के, और उनके जरिए डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे विलाई और माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने विलाई और माइक्रो विलाई को डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो जो है बेसिक रोल प्ले करते हैं अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, आपकी बुक में 251 पे है ये टॉपिक। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि जब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आ जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के अंदर अब्जॉर्प्शन के लिए विलाइज को यूज किया जाता है। तो विलाई जो है जब यहाँ पे फूड आ जाता है तो डाइजेस्ट हो जाता है, तो अब उसको अब्जॉर्ब करने के लिए विलाई क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक सीलिया। ठीक है, तो इनको विलाई कहते हैं। ठीक है, इन विलाई के ऊपर आपके पास माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक विलाई है पूरे का पूरा। ठीक है, यहाँ से ये आपके पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बीच में ल्यूमन है, ये इंटरनल एरिया, इसके ऊपर आपके पास विलाई प्रेजेंट है, विलाइज के ऊपर आपके पास ये माइक्रो विलाइज प्रेजेंट है। ठीक है, इन माइक्रो विलाइज का काम, इन सब का काम, जितने भी ये विलाइज प्रेजेंट है इनका काम एक ही है, अब्जॉर्प्शन का। और विलाई क्यों प्रेजेंट है इसके बीच में, क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ज्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके आपके पास इंटरनली आ जाते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन कैपिलरीज के अंदर आ जाते हैं, कैपिलरीज से मूव कर ब्लड जो होता है उनको वो बॉडी के अंदर ले जाता है, जिस जगह पे वो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उस जगह पे ले जाता है। ठीक है,
इस तरह आपका विलाई जो है वो फूड को अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, इलियम। ड्यूडिनम में जो है अब्जॉर्प्शन होती है आपके पास, ठीक है, पहली एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम में स्टार्ट होती है, ठीक है, जो फूड वहां से निकल के ज्यूजिनम में आ जाता है। ज्यूजिनम जो है बाकी की सारी एब्जॉर्प्शन को कर लेता है, और इलियम जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं वो इलियम में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एट द एंड ये जितना भी हिस्सा है ये सारे का सारा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। ड्यूडिनम से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुई है और इलियम तक अब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। जितना भी न्यूट्रिएंट्स है कोशिश यही करती है बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल दिया जाए। उसके बाद जितना भी मटेरियल बाकी रह जाता है उस सब को सीकम में ट्रांसफर, सीकम के जरिए कॉलन में भेज दिया जाता है, ठीक है। सीकम के पॉइंट पे उसको कॉलम में भेज जाता है। सीकम जो है ये एक पाउच लाइक आपका स्ट्रक्चर होता है, उसके जरिए भेज दिया जाता है। 99% जो आपकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, ठीक है। 10% जो है आपका जो मटेरियल रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। मोस्टली पानी और सॉल्ट्स जो होते हैं वहाँ पे अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह डाइजेस्ट की जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स का जिक्र किया हुआ है उसने यहाँ पे, ट्रिप्सिन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद पेप्टाइड पेप्टाइड्स हैं, वो उनको भी यहाँ पे कर लिया जाता है। पेप्टाइडेजिस जो है एंजाइम्स का नाम लिया जाता है। एरिप्सिन्स हैं, ठीक है, लाइपेजिस हैं, माल्टेजिस हैं, लैक्टेजिस हैं, ये जितने एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। एरिप्सिन जो है डाइपेप्टाइड्स को ये करता है डाइजेस्ट, उनमें से अमीनो एसिड को निकालता है, ठीक है। लाइपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है और फैटी से ग्लिसरॉल को निकालता है। लैक्टेज जो है लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, जो आपको प्रोटीन मिलती है दूध में, और उसको जो है कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो इसी तरह डिफरेंट किस्म के जो है प्रोडक्ट्स को तोड़ने के लिए एंजाइम्स को रिलीज किया जाता है यहाँ पे, और उनको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है न्यूट्रिएंट्स को। अमाइनो एसिड, बेसिक न्यूट्रिएंट्स 4 ही हैं, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और आपके पास जो है लिपिड्स हैं, ठीक है। विलाई के अंदर अब्जॉर्प्शन जो हमने डिस्कस की है उसके बीच में जो विलाई होती है इसके अंदर लैक्टल्स होते हैं। मोस्टली जो लिपिड्स और फैट्स होते हैं वो सारे के सारे लैक्टल्स अब्जॉर्ब करते हैं, और जो सॉल्ट्स होते हैं जो आपके पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपकी ब्लड कैपिलरीज के जरिए बॉडी में लेके जाते हैं। लैक्टल्स जो है ये लिपिड्स को आपके स्टोर करने का काम करती है और इनको ट्रांसफर करने का काम करती है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हमने फूड जब सीकम के जरिए जो है कॉलन के अंदर चला जाता है, सीकम के साथ अपेंडिक्स अटैच होती है। अपेंडिक्स जो है एक रूडिमेंट्री ऑर्गन है, ठीक है, यानी कि ये किसी काम का नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है इसको। ये बॉडी में प्रेजेंट हो या ना हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अपेंडिक्स जो है इसमें अगर ये प्रेजेंट है तो ये बेसिकली बैक्टीरियाज को रहने की जगह देता है, ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट नहीं तो इसके बैक्टीरियाज गट में रह सकते हैं, यानी कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको इस सिर्फ फूड प्रोवाइड करने का, बैक्टीरिया को प्रोवाइड करने का काम करता है इसमें, ठीक है। उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। अब जो फूड है जितना भी बेसिक न्यूट्रिएंट्स है वो निकाल लिए, यहाँ से सारे का सारा जो मटेरियल बच गया था उसको सीकम के जरिए कॉलन में भेज दिया जाता है। कॉलन में जितना मटेरियल आता है इसमें सारे का सारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कुछ इसमें पानी जो होता है इंपॉर्टेंट होता है उसको यहाँ पे अब्सॉर्ब करने का काम किया जाता है, ठीक है। आपकी बुक में 2 कंडीशंस लिखी हैं पेज नंबर 262 के ऊपर, 252 के ऊपर। यहाँ पे 2 कंडीशंस को बात किया गया, एक डायरिया को बात किया गया है, एक कॉन्स्टिपेशन की बात की गई है। अगर कॉलन के अंदर ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब कर लिया जाए और फीकल मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल रह गया है वो जो है सॉलिड कंडीशन में चला जाए तो उसको उस सिचुएशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब सॉलिड जो पोर्शन है वो बॉडी से आउटसाइड थ्रू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस वजह से जो है उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन का काम नाम दिया जाता है। और जो आपके पास अगर किसी कंडीशन में पानी जो है कम अब्सॉर्ब किया जाए तो जितना भी फीकल मटेरियल होगा बहुत ज़्यादा लिक्विड ही होगा, ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड ही होगा, तो उस कंडीशन को डायरिया का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसको कॉन्स्टिपेशन को आम जुबान में आप कब्ज़ के नाम से जानते हैं और डायरिया को आप जो है लूज मोशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो अपेंडिक्स वाली बात मैंने की थी इस प्रॉब्लम को आप कहते हैं अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जितना भी वेस्ट मटेरियल है उस सारे को यहाँ से पानी को रिलीज करके उससे सॉल्ट्स को निकाल के आप सारे के सारे फूड मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं रेक्टम के जरिए। रेक्टम जो है आपके पास स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है, स्टोर करता है, ये आपका वेस्ट मटेरियल होता है कुछ टाइम के लिए, और जब आप जो है उसको रिलीज करना चाहें उस टाइम पे आप रिलीज कर सकते हैं। जो एनल पोर्शन होता है, जो एनल ओपनिंग होती है, इसके साथ आपके पास डिफरेंट जो है
मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प देते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के अंदर रखने में या बॉडी से रिलीज करने में हेल्प देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स को डिस्कस किया था, लिवर को, गॉल ब्लैडर को और पैंक्रियाज को हमने डिस्कस किया था। लिवर और पैंक्रियाज आपकी बुक में प्रेजेंट है। ठीक है, गॉल ब्लैडर इसके साथ एसोसिएट होता है लिवर के साथ और ये बाइल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। बाइल जो है ग्रीनिश येलोइश पिगमेंट होता है और ये जो है डाइजेशन में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास पैंक्रियाज जो है इसका भी यही काम है, ये भी जो है आपके पास डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अमाइलेज लाइपेज जो है ये रिलीज करता है और इसके अलावा ट्रिप्सिन को रिलीज करता है और ये हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद जो है जो आपके पास लिवर है ये आपके पास मैंने बात की थी कि हेल्प आउट करता है डाइजेशन के अंदर, एंजाइम्स को रिलीज करता है बाइल डक्ट के जरिए। उसके बाद जो है अगर लिवर के बीच में बाइल पिगमेंट्स जो हैं इनकी ब्रेकडाउन होती रहे और ये इनका जो ब्रेकडाउन वाला जो जितना भी है उसकी बेस पे जो इनका वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पे अक्यूमुलेट होता रहे तो प्रॉब्लम आ सकती है जॉन्डिस जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट आपके पास गॉल स्टोन प्रोड्यूस हो सकते हैं समटाइम। ठीक है, तो गॉल स्टोन जो है ये दोनों किस्म की कंडीशन जो है ये भी प्रॉब्लम कर सकती है। नेक्स्ट जो है आपके पास हमने डिजीजेस डिस्कस की थी, 4 मेन डिजीजेस हैं आपके पास। डिस्पेप्सिया है, फूड पॉइजनिंग है, ओबेसिटी है और अल्सर है। ठीक है, डिस्पेप्सिया हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिक कोई डिजीज नहीं है लेकिन ये सिम्टम होता है मोस्टली दूसरी डिजीजेस की, न्यूट्रिशनल डिजीजेस के केस में। ठीक है, इसमें डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होती, फूड या तो ज्यादा खा लिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा खा लिया और उसको डाइजेस्ट करने में मसला हो रहा है, या खा के आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे तो उसमें भी ये केस हो सकता है। डिस्कम्फर्ट होता है, बेसुकूनी होती है, फ्लैचुलेंस होती है, गैस प्रोड्यूस करती है बॉडी, हार्ट बर्न होता है आपका, तेजाबियत होती है, सीना जलता है, ठीक है, नोजिया होता है, चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग होती है, आपको क्या की कैफियत होती है आपकी। और कहता है ये मोस्टली एक्सेस एसिडिटी की वजह से होता है, ज्यादा एसिडिटी की वजह से होता है स्टमक में, या जो आपकी बाइल पिगमेंट जो आ रहे हैं, जो बाइल जूस आ रहा है आपके स्टमक के अंदर, वो उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस होता है, या ज्यादा आ जाता है या कम आ जाता है, या क्वालिटी में डिफरेंस होता है उसका। ठीक है, उसके उसके जो प्रोडक्शन होती है अच्छी प्रोड्यूस नहीं होते, उसमें जो एसिड्स होते हैं उनकी क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास फूड पॉइजनिंग को डिस्कस किया था हमने कि जो फूड पॉइजनिंग है बेसिकली ये खराब फूड को खाने से होती है और खराब फूड में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, साल्मोनेला और कैम्पेलोबैक्टर्स होते हैं। ये दोनों जो है खराब फूड में जो प्रेजेंट होते हैं तो ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, उन केमिकल्स की वजह से बॉडी जो है रिजेक्ट करती है आपके फूड को, बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती फूड को। ठीक है, मोस्टली फ्रोजन मीट, अनप्रोसेस्ड मिल्क, यानी कि जो आपने गोश्त जमाया होता है उसकी वजह से होता है, या जो दूध होता है जिसको जो है आपने गर्म नहीं किया होता, उबाला नहीं होता, ठीक है, उसकी वजह से हो, या खराब अंडे वगैरह जो हैं उनकी वजह से होता है, उनके बीच में मोस्टली ये प्रॉब्लम, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसके? डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, और ये 12 से 24 घंटे तक रहता है। और अगर ये 12 से 24 घंटे तक रहे, वैसे तो 12 घंटे के बाद खुद ब खुद ये रिपेयर करना शुरू कर देती है बॉडी, हील करना शुरू कर देती है आपको, लेकिन अगर तब भी 12 घंटे से एक्सीड कर जाए ये चीज़ तो फिर आपका उस केस को हम बॉटुलिज्म कहते हैं। ठीक है, बॉटुलिज्म जो है ये आपका सिवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग है। इसमें कोलेस्ट्रीडियम बॉटुलिनम जो बैक्टीरिया है ये कॉज करता है बॉटुलिज्म को, और ये मोस्टली कैन फूड जो है उनसे हम खाने से होता है, या जो कैन वाले जो फूड होते हैं वो चूंकि प्रिजर्व्ड होते हैं उनके बीच में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। और इस केस में अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो जाए तो नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो सकता है और हार्ट अटैक आ सकता है या रिस्पायरेटरी अटैक आ सकता है, आपका सांस लेने का मसला हो सकता है, डेथ भी हो जाती है डिफरेंट केसेस में। ठीक है, उसके बाद हमने कैसे बचा जा सके, हाथ धो के जो है चीज़ को इस्तेमाल करें। अगर आप फिश को इस्तेमाल पका रहे हैं तो उसको लदा बर्तन में पकाएं, और जो गोश्त है उसको लदा बर्तन में रखें, और सेपरेट चीज़ों को रखें, उनके बीच में प्रॉपर डिफरेंस रखें ताकि एक की वजह से दूसरी चीज़ खराब ना हो। ठीक है, और अच्छी तरह चीज़ों को धो के इस्तेमाल करें। फ्रिज में जब आप चीज़ें रखते हैं तो उनको सेपरेट करके रखें, ठीक है, कि वो एक दूसरे के साथ जो है टच ना करें, उससे भी जो है वो चीज़ें खराब हो सकती हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ट्रांसफर हो सकते हैं बैक्टीरियाज। उसके अलावा सफाई का ध्यान रखा जाए तो ये भी काम कर जाएगा। इसके बाद ओबेसिटी को हमने बात किया था, मोटापे को डिस्कस किया था कि एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, जब कोई भी इंसान जो है वो फूड को खाता रहता है लेकिन उसको जो है एक्टिविटी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती बॉडी की, तो तब जो है ओबेसिटी कॉज होती है। क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो फैट के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको अपने अंदर जो है कंटेन करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, रखना शुरू कर देते हैं, रिटेन करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि विद टाइम जब आप ज़्यादा फूड खाते जाते हैं, ज़्यादा फैट आप खाते जाते हैं और एक्टिविटी कोई नहीं करे, तो ज़्यादा जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और एडिपोज टिश्यू जो है ये साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। एडिपोज टिश्यूज आपकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस वजह से मोटापा कॉज होता है आपका, ठीक है। और उसके बाद जो है कहता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, आपकी जो ऑर्गन होते हैं या जो जितने भी आपके स्ट्रक्चर होते हैं वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। और ओबेसिटी से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद ही कोई बीमारी नहीं कॉज करता, सिर्फ ओबेसिटी कॉज करता है, आपका साइज इंक्रीज करता है, लेकिन इसकी वजह से दूसरी काफी सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं, जैसे हार्ट डिजीजेस क्रिएट होती हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं मोटे लोगों में, ठीक है, शुगर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डायबिटीज मेलिटस जिसे कहते हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है। बचें कैसे इससे? फूड हैबिट्स को अच्छा करें, ठीक है, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाएं, जंक फूड कम खाएं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें, रनिंग वगैरह करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, टीवी के आगे कम से कम बैठें, जब आप टीवी के आगे बैठते हैं, पहले भी बताया था कि आप फिर ज्यादा खाना खाते हैं, उस टाइम अगर कोई चीज आप खा रहे हैं तो वो आप ज्यादा खाते हैं, तो तब भी इशू होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं इसको जो है आप एक मेंटेन करें, ठीक है, स्लीप एक टाइम पे होनी चाहिए, इरेगुलर स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जो आप स्लीप की जो आपकी हैबिट है, ठीक है, रात को आप 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे सोते हैं, बस वही सोएं, उसके अलावा दिन में इरेगुलर ना सोएं, ठीक है। उसके बाद हमने अल्सर की बात की थी कि ये जो है जो स्टमक होता है उसमें डिफरेंट किस्म के जब एसिड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करती रहती है, आपका स्टमक बहुत ज्यादा एसिड आता रहता है, तो उसकी वजह से जो म्यूकस लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। जब म्यूकस लेयर डैमेज हो जाती है तो उसके बाद जो नीचे स्टमक की लेयर होती है वो भी डैमेज हो जाती है, तो कहता है कि उसमें जख्म कॉज करती है, सोर का वर्ड यूज किया, सोर कॉज करती है। तो अगर वो जो है जख्म ज्यादा सीवियर हो जाए, अगर उनको क्योर ना किया जाए अल्सर को टाइम पे, तो वो होल्स कॉज करती है स्टमक के अंदर, वो जो होल्स हैं उनसे फूड सारे का सारा आपकी बॉडी कैविटी में चला जाता है और वहां से इन्फेक्शन कॉज करता है वहां पे, और डेथ हो सकती है एट द एंड आपकी। अब बच्चे आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। पेप्सिन बच्चे डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। पेप्सिन जो है एंजाइम है जो नॉर्मली स्टमक के बीच में नहीं प्रेजेंट होता इस तरह, यानी कि उसको पेप्सिन की फॉर्म में नहीं रखा जाता, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में उसको स्टमक में रखा जाता है, क्योंकि अगर पेप्सिन की फॉर्म में होगा तो वो उसको डेड करेगा, आपके स्टमक को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है पेप्सिन एंजाइम, तो इस वजह से इसको पेप्सिनोजिन की फॉर्म में रखा जाता है, अनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो HCl की मदद से इसको, यानी जब फूड आपने खाया है तो उस टाइम डाइजेस्ट करना है तो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। विलाई का फंक्शन होता है बच्चे कन्वर्ट करना फूड को, अब्जॉर्ब करना फूड को अब्जॉर्ब करना विलाई का फंक्शन है, ठीक है। माइक्रो विलाई, विलाई के ऊपर फर्दर विलाइज प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, तो उसको जो है कहते हैं माइक्रो विलाई। जॉन्डिस बताया बच्चे कि एक्यूमुलेशन ऑफ जो है बाइल प्रोडक्ट, अगर उसको डाइजेस्ट करते हैं तो जो उसकी वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्यूमुलेट होता है उसकी वजह से जॉन्डिस कॉज हो सकता है, ठीक है। ओबीस का मतलब होता है मोटा, मोटे बंदे को ओबीस पर्सन कहते हैं बच्चे। नौजिया कहते हैं चक्कर आने को, चक्कर जिसमें आते हैं कंडीशन में जो आपको आपकी अनकॉन्शियस स्टेट होती है उसको कहते हैं नौजिया। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में डिफरेंस बच्चे, जब जो आपकी कॉलन्स होती हैं, ठीक है, तो उसके बीच में अगर पानी को ज्यादा अब्जॉर्ब कर लें तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड, ज्यादा सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ज्यादा सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस स्टेट को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, क्योंकि वो जो सॉलिड पार्टिकल होता है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा होता उस टाइम पे, पानी की जरूरत होती है ताकि वो फ्रिक्शनलेस करे और उससे फूड जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाए बाहर, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन इस कंडीशन को कहते हैं जब सॉलिड हो जाता है बहुत ज्यादा। और जो आपके पास डायरिया है इसमें
आपका जो कंडीशन है, जो डायरेक्ट कंडीशन है, पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी, ज़्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करती, बहुत ज़्यादा पानी रह जाता है आपका, तो उसकी वजह से जो जितना भी वेस्ट होता है वो सेमी सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से फिर वो सारे का सारा पानी जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का डिफरेंस है बच्चे। एनोरेक्सिया नहीं है बच्चे, दोनों एनोरेक्सिया नहीं है, 3 डिजीजेस नहीं है वो, इसलिए पढ़ाई नहीं है। बैलेंस ऑफ हार्मोन बच्चे, इसमें हमने बात की थी कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं लेकिन वो सोते भी रहते हैं, हो सकता है बैठे रहें सारा दिन लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते, ठीक है, एक्टिविटी भी उनकी कोई नहीं होती और खाते भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस किस्म की कंडीशन में ये होता है कि उनकी बॉडी में इंजाइम्स प्रेजेंट होते, जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उनके इंजाइम्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए वो जो भी फूड खाते हैं फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाती है, उनकी वर्किंग बड़ी अच्छी होती है, उनकी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी होती है, तो फ़ौरन से डाइजेस्ट होती जाती है और वो फूड को ऑब्जॉर्ब करते जाते हैं, एनर्जाइज करते जाते हैं, इस्तेमाल करते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एंजाइम बैलेंस है उसके बीच में, ठीक है। और जो लोग मोटे होते हैं उनमें एंजाइम का भी इशू आ सकता है, फैमिली में भी चलती है ये प्रॉब्लम, लेकिन ये मोस्टली जो है आपका किसी ना किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से एक्टिव होती है, ठीक है। आप जब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तब ये डिजीज एक्टिव हो जाती है आपकी बॉडी में। अगर आपकी फैमिली में है ये बीमारी और आपने खुद अपने आप को एक्टिव रखा तो फिर इंशाल्लाह आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि तब आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम एक्टिव नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है और आप एक्टिव नहीं है तो फिर पॉसिबली ये जो है एक्टिवेट हो जाएगी। कोलेस्ट्रीडियम बोtulinum जो है बच्चे ये बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग के केस में केमिकल्स को कॉज करता है और ये डिजीज कॉज करता है। पैंक्रियाज अगर डैमेज हो जाए तो क्या होता है, उसमें भी बच्चे अल्सर्स कॉज हो सकते हैं, ठीक है, अल्सर कॉज होते हैं और कॉन्स्टिपेशन जो है ये फर्दर आपको डिफरेंट किस्म की डिजीजेस की तरफ लेके जाती है, ठीक है। अगर आपका स्टमक वर्क नहीं ना कर रहा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शन है वो सही तरह परफॉर्म नहीं होते, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे जो आपके पास ये आपने बात की इंटेस्टाइन की, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत अरसा रहे तो उसकी वजह से पाइल्स भी हो सकता है, ठीक है। और अगर लूज मोशन बहुत ज़्यादा अरसा रहे तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल सकता है, ठीक है। तो उससे भी आपका कोई भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, बॉडी का फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं होगा परफॉर्म, ठीक है। तो उससे दोनों केसेस में अगर ये सीवियर कंडीशन हो तो एट द एंड डेथ भी हो सकती है अगर सीवियर केसेस हों। साल्मोनेला बच्चे बैक्टीरिया है, इसका नाम है साल्मोनेला, डायबिटीज मिलेटस शुगर को कहते हैं बच्चे। अगर आपने डायसेक्शन करनी हो तो आप किसी भी ऑर्गन की कर सकते हैं, इसका तो ऐसा कोई इशू नहीं है बच्चे। अगर आपने किसी को स्टडी करना हो ऑर्गेनिजम्स की, हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हम ऐसे ही जानते हैं कि हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो है जो रिलेटेबल हैं ह्यूमंस की तरह के ही हैं, उनके ऑर्गन्स ह्यूमंस की तरह के हैं, हम उनके ऑर्गन्स को ले लेते हैं, उनको डायसेक्ट करते हैं, उनको कट करते हैं और उनको हम स्टडी करते हैं। डेफिनेटली मसला तो होगा, अगर आपकी बॉडी में अगर पेंक्रियाज को कट कर दिया जाए तो इशू तो क्रिएट करती है।